दोस्तों, नेपाल में युवाओं ने सरकार गिरा दी, लेकिन असली बम तो तब फूटा जब इस्तीफे के बाद केपी ओली ने भारत पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। क्या चल रहा है सीमा विवाद में, चलिए समझेंगे आज के इस क्लास में। नेपाल पहले से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अस्थिरता से जूझ रहा था। सोशल मीडिया पर नेताओं के बच्चों की संपत्ति को लेकर यह विरोध शुरू हुआ। सरकार ने प्लेटफॉर्म बंद किए, जिससे युवाओं का गुस्सा और बढ़ गया। पूरे देश में प्रदर्शन हुए, संसद में आग लगी, सुप्रीम कोर्ट को जलाया गया और आखिरकार प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस्तीफे के बाद उन्होंने युवाओं को पत्र लिखकर अपनी भावनाओं को जाहिर किया है और भारत नेपाल की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने राम जन्मभूमि विवाद, लिपुलेख, लिप्याधुरा, काला पानी पर कब्जे और सीमा विवाद का जिक्र भी किया। आरोप लगाया कि भारत ने नेपाल की स्थिति को बिगाड़ दिया है और भारत ने ही नेपाल की स्थिरता को भी बिगाड़ा है। यहां पर भारत ने आरोपों को नकारा और कहा यह नेपाल का अंदरूनी मामला है। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि क्या सीमा विवाद और राजनीति का खेल आने वाले समय में भारत और नेपाल के रिश्तों को खराब कर देगा, या फिर क्या जो जैन जी हैं वो नेपाल में एक नया बदलाव लेके आएंगे। आज की इस क्लास में हम इन्हीं सारी चीजों पर बात करेंगे। एक एक चीज को हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप आ चुके हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर, जहां मैं बात करता हूं उन महत्वपूर्ण मुद्दों में जो चर्चा में है या फिर जो ट्रेंड बने हुए हैं। मैं हूं कुमार पंकज और आपका स्वागत है फिर से एक ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे नेपाल में हुए तख्तापलट की, जिसके लिए केपी ओली भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। शुरू करते हैं शुरू से और समझने का प्रयास करते हैं कि नेपाल में संकट कैसे बढ़ा, जिसकी बात हो रही है कि ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस बढ़ा कैसे, स्थिति यहां तक पहुंची कैसे। तो मैंने आपको बताया लंबे समय से नेपाल में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की चीजें जो है देखने को मिली। पिछले 5 वर्षों में 3 बार सरकार बदली है नेपाल में। वहां पर जब से राजशाही खत्म हुई, लोकतंत्र कभी वहां स्टेबल हो ही नहीं पाया, लोकतंत्र कभी फल फूल नहीं पाया। इससे भी जनता में एक आक्रोश था और उसके बाद फिर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की आवाज जब जनता ने उठानी शुरू की तो दिक्कतें और बढ़ी। और उसके बाद सोशल मीडिया एकमात्र ऐसा माध्यम था जिसमें जो है ये सारी चीजें लगातार चल रही थी। और सरकार ने क्या किया, सोशल मीडिया पर भी नेताओं के बच्चों की संपत्ति और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश फैलने लगा। अब सरकार ने क्या किया भाई, सरकार ने सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर एक अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया, ताकि जो जनता है, जो लोग हैं, जो जेनजी जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, वो इन सब मुद्दों पर बात ना कर पाए। जनरेशन जेड, जिसको जेनजी कह रहे हैं, उसने बड़े स्तर पर प्रदर्शन शुरू किए कि आप भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता से तो देश को गुजरने ही दे रहे हो। अब एक सोशल मीडिया ही बचा था, उस पर भी रोक लगा दी और इस चीज को लेकर उन्होंने काठमांडू सहित कई शहरों, सरकारी भवनों पर हमले किए। संसद भवन में आगजनी की गई। आप इमेजेस देख सकते हो, ये सब उसी आंदोलन की तस्वीरें हैं, जहां पर न केवल संसद भवन अपितु सुप्रीम कोर्ट में भी आग लगा दी गई। 25,000 से ज्यादा फाइलें सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहे थे उनकी जल गई। इवन जो पुराने प्रधानमंत्री थे उनके घरों पे भी हमले किए गए। रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, सभी के घरों पर हमले किए गए और इसमें कई लोगों को क्षति पहुंची, कईयों की जान भी चली गई। बढ़ते दबाव के चलते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 9 सितंबर 2025 को इस्तीफा दे दिया। अब उसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने के बाद इस जेनजी जनरेशन को, जिन्होंने ये आंदोलन किया था, उनको एक भावुक पत्र लिखा है। उस भावुक पत्र में उन्होंने कहा कि जो जेनजी जनरेशन है, जो युवा है, वो शांतिपूर्वक आंदोलन करें, इसकी अपील की। और साथ ही साथ उन्होंने जाते जाते फिर से भारत के खिलाफ वो जहर उगलने का काम किया और अपनी कटुता जो उनके मन में है नेपाल, भारत के खिलाफ, वो दिखाई। और उन्होंने कहा कि नेपाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए भारत जिम्मेदार है। और उन्होंने ये कहा कि नेपाल की आंतरिक स्थिति के लिए बाहरी ताकतें ही जिम्मेदार हैं,
बाहरी ताकतों ने ये जानबूझकर करवाया है और उनका सीधा सीधा इशारा भारत की तरफ था। आपको जानना चाहिए कि केपी शर्मा ओली कभी भी भारत के पक्षधर नहीं रहे, उनका झुकाव हमेशा चाइना की तरफ रहा है और भारत पर लगाए गए आरोप के पीछे उन्होंने कुछ कारण भी दिए कि भारत क्यों जो है राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का एक केंद्र हो सकता है। उन्होंने उसके पीछे कारण बताया। सबसे पहला कारण है राम जन्मभूमि विवाद का उल्लेख। ओली ने कहा कि भारत नेपाल की धार्मिक भावनाओं और ऐतिहासिक स्थलों को लेकर दबाव डाल रहा है। रामायण से जुड़े स्थलों पर नेपाल की सांस्कृतिक हिस्सेदारी को नजरअंदाज किया जा रहा है, ऐसा आरोप ओली ने पहले भी लगाया था। उन्होंने राम जी की जन्मभूमि और राम को नेपाल का जो है कहने का और उनकी जन्मभूमि नेपाल से संबंधित है होने की बात पहले भी कही थी और उन्होंने कहा था कि जो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है ये गलत है, नेपाल में राम मंदिर होना चाहिए, जन्मभूमि उनकी नेपाल में होनी चाहिए, ऐसा केपी शर्मा ओली पहले कह चुके हैं। इस चीज को लेकर भारत और नेपाल के बीच में कुछ तनाव भी बढ़ा था। दूसरा मुद्दा है लिपुलेख लिप्याधुरा और काला पानी का विवाद। यह सीमा से जुड़ा हुआ विवाद है और नेपाल का कहना है कि लिपुलेख लिप्याधुरा और काला पानी जो क्षेत्र है ये ऐतिहासिक रूप से नेपाल का हिस्सा है। ओली ने आरोप लगाया कि भारत ने सीमा विवाद का फायदा उठाकर नेपाल के भूभाग पर कब्जा किया। नेपाल के नए राजनीतिक नक्शे में इन क्षेत्रों को शामिल किया गया जिससे भारत और नेपाल के बीच में तनाव बढ़ा। यानी ओली ने एक नया नक्शा जारी किया जिसमें भारत के लिपुलेख लिप्याधुरा और काला पानी क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखाया था, जिसके बाद भारत और नेपाल के बीच में तनाव बढ़ा था। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि केपी शर्मा ओली का झुकाव हमेशा से चाइना की तरफ रहा है, तो उनकी राजनीति भी उससे प्रभावित रही लंबे समय तक, जब तक उन्होंने कार्यकाल किया। तीसरी महत्वपूर्ण बात थी राजनीति में हस्तक्षेप। जो तीसरा आरोप है, उन्होंने कहा कि भारत ने नेपाल की सरकार पर दबाव डालकर उसकी स्थिरता को प्रभावित किया है। विशेष रूप से सोशल मीडिया प्रतिबंध और आंतरिक मामलों में परोक्ष समर्थन के जरिए उन्होंने राजनीतिक अस्थिरता पैदा की। नेपाल का कहना है कि भारत ने डायरेक्ट इंटरफियर नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट उन्होंने जो है सोशल मीडिया प्रतिबंधों को लेकर युवाओं में आक्रोश पैदा करना हो या फिर राजनीतिक अस्थिरता को पैदा करना हो, इसमें भारत का हाथ है, ऐसा केपी शर्मा ओली ने उस पत्र में लिखा। चौथी बात अब आती है कि भारत ने इसकी क्या प्रतिक्रिया दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत ने जितना भी ओली ने भारत पर जो आरोप लगाए हैं उसका जवाब दिया और भारत ने कहा कि हम इन सभी आरोपों को खारिज करते हैं और नेपाल के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप हमने नहीं किया। जो सीमा विवाद है भारत के बीच में लिपुलेख लिप्याधुरा या फिर काला पानी क्षेत्र को लेकर, ये ऐतिहासिक दस्तावेजों और परस्पर बातचीत से हल किए जाने चाहिए, ना कि राजनीतिक आरोपों से। भारत ने सीधा कहा कि जिन क्षेत्रों की बात ओली कर रहे हैं कि वो हमारे क्षेत्र हैं, उनको हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हैं, ऐतिहासिक दस्तावेजों में देख सकते हैं कि वो किसका क्षेत्र है और इनको हम बैठ के बातचीत के माध्यम से इन मुद्दों को सुलझा सकते हैं। इसमें राजनीतिक आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं थी, जो केपी शर्मा ओली ने किया। और भारत ने केपी ओली के जितने भी आरोप थे उनको सिरे से खारिज किया कि नेपाल में हुई अस्थिरता में और आंदोलनों में हमारा कोई भाग नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ नेपाल में हुए भ्रष्टाचार, वहां पर हुई अराजकता और जेनजी के द्वारा किए गए विरोध का ही परिणाम है। अब बात आती है कि भारत नेपाल संबंधों में तनाव की स्थिति क्या है। तो सीमा विवाद तो पहले से ही चल रहा था, अब ओली के आरोपों से तनाव और बढ़ सकता है। नेपाल की राजनीति में बाहरी प्रभाव को लेकर विश्वास की कमी गहराई है। युवाओं का आंदोलन नेपाल की राजनीतिक दिशा बदल सकता है, लेकिन भारत नेपाल संबंधों के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय होगा, क्योंकि ओली ने ऐसे आरोप लगाए हैं तो इसके परिणाम कुछ अलग भी आ सकते हैं। अब बात आती है कि क्या ओली का भारत पर आरोप राजनीतिक दबाव से प्रेरित था या जेनजी का आंदोलन आने वाले समय में नेपाल की राजनीति को नई दिशा देगा, या भारत और नेपाल को विवाद सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए। ये सब सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप इन सवालों के जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है, क्या नेपाल की राजनीति में जो अस्थिरता आई इसमें भारत का कुछ योगदान है, भारत का इससे कोई संबंध है,
या फिर ये किसी और देश का किया धरा है जो भारत के पल्ले पड़ गया है। जैसे कि आप देखेंगे लगातार भारत के पड़ोसी देश, चाहे हम श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, म्यांमार की बात करें और नेपाल ऐसा चौथा देश है जहां पर इस तरीके से तख्तापलट किया गया है। तो क्या कोई और देश है जो भारत के पड़ोसी देशों को अस्थिर करके भारत पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है? आप सभी बातों को ध्यान में रखकर अपनी राय हमें दें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें ताकि मुद्दे की बात हर रोज हो सके। जय हिंद।